हेलो स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर रहे थे। 6th क्लास की एनसीईआरटी के 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल करने वाले हैं लाइन टू लाइन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव जहां जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है वायुमंडल कहलाती है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं जैसे बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आइए शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमोस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? यदि आप बना पाते हैं तो बनाइए, गूगल कीजिए। धन्यवाद। तो भूमंडल के बारे में शुरू करते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ये क्वेश्चन है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी कि सतह ऊपर की जो सतह समान होती है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है, यानी कि समुद्र तल को शून्य मापते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो समुद्र है, महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर सभी जुड़े हुए हैं, परंतु महाद्वीप सभी नहीं जुड़े हुए। एशिया और यूरोप तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अफ्रीका जो अभी यहाँ देखिए, अफ्रीका जो है वो वर्तमान में यहाँ पर सुएज नहर सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाने के कारण अफ्रीका जो है एशिया से अलग होता है। यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि के कारण अफ्रीका जो है वो अलग हो जाता है यूरोप और एशिया से। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम देखेंगे तो अमेरिका जो है वो भी अटलांटिक महासागर के कारण उत्तर और दक्षिण अमेरिका भी अफ्रीका और यूरोप से अलग होते हैं। वहीं यदि आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो पूरी तरह से एक द्वीपीय महाद्वीप है। पूरी तरह से द्वीपीय महाद्वीप तो यूरोप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से जल के अंदर स्थित है। उसके पास भी कोई स्थलीय भाग नहीं लगता है। वहीं आगे देखते हैं क्या कुछ है। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? यानी कि यदि माउंट एवरेस्ट को मैरियाना गर्त के अंदर रख दिया जाए तो भी मैरियाना गर्त जो है वो पूरी तरह से भर नहीं पाएगी, वो फिर भी बाकी रह जाएगी। मैरियाना गर्त माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है। एक जीके क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी पर सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा या उसको पार किया। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहली बार एडमंड हिलेरी और
तेंजिंग नॉर्वे कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो 29 मई 1953। जोको तेबई पहली महिला जापान की थी जिसने सबसे पहले एवरेस्ट पर कब फतेह की, कब जीत हासिल की? 1975। उसी प्रकार भारत की बछेंद्री पाल जो है उसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। अब महाद्वीपों के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। वे विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आइए देख लेते हैं। देखिए, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भूमध्य रेखा अफ्रीका और हिंद महासागर में से गुजर रही है। ये भूमध्य रेखा है। इससे नीचे ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो स्थल का ज्यादातर भाग नॉर्थ में है। अब सभी महाद्वीपों को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद एशिया, यूरोप, यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है, ये रहा यहाँ पर। उसके बाद अफ्रीका है, काला अंधा महासागर माना जाता है इसको। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका है। उसके बाद उत्तर अमेरिका है। एक अंटार्कटिका है जो बर्फीला महाद्वीप है। चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ है इसमें। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र पर देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये है यूरोप। यूरोप ये है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? 3 ओर से जल से घिरी हुई स्थलीय जो क्षेत्र है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रायद्वीप पाए जाते हैं। उसके बाद अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप को मध्य भाग से लगभग होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। आप पाएंगे कि ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों ही गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती है। ये आप अफ्रीका का मैप लेकर के उसमें देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? एक तरफ अटलांटिक है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है और ऊपर आर्कटिक महासागर है। चलिए, ये उत्तर अमेरिका है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये स्थल संधि पनामा स्थल संधि। स्थल संधि स्थल का वह एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलखंडों को आपस में जोड़ता है और समुद्र को अलग करता है। जल संधि पानी का वह संकरा भाग होता है जो 2 बड़े जलराशि को जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि पंजाब अपने श्रीलंका और भारत के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच में जल संधि है, पाक जल संधि। ठीक है, ये रॉबर्ट पाक के नाम पर रखी गई है। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण में फैली है। चित्र 5.1 दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ समुद्र से
और महासागरों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परत रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, जिनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ये स्थल मंडल था। अब हम जल मंडल देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल की सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जलवाष्प सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। सेंस जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमानियों में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में यानी मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर दक्षिणी महासागर और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस आकार का है तथा इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित तथा दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल, आखिरी मंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करके शोभ मंडल सबसे पृथ्वी के नजदीक वाली परत होती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल सबसे आखिरी परत है पृथ्वी से बाहर की तरफ। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो साफ तथा शुद्ध हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि सभी मिलकर के 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है।
ऊंचाई पर सांस लेने में उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग दबाव होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये वायुमंडल के बारे में था। अब जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित क्षेत्र है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों तक आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में प्रदूषण पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव जीवन के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रहा। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत या संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग आवश्यक है। ये था हमारा पूरा लेसन। उम्मीद है ये लेसन अच्छा लगा होगा। अब तक आपने पढ़ाई की है, साथ में मिलकर के क्लास लगाई है, वीडियो देखिए तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे आगे से आगे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।